Today we are going to discuss predicate logic, second part, with some example problem, right? So we have already seen this. I mean, some of the examples that we are going to discuss. Still, मैं आपको क्वांटिफाइड और टू प्लेस प्रेडिकेटेड प्रेडिकेट जो हैं उनके बीच में रिलेशंस क्या होगा अगर हम क्वांटिफायर्स को चेंज करते हैं, और कौन से क्वांटिफायर्स एक दूसरे क्वांटिफायर में या लेस कंस्ट्रेंट क्वांटिफायर्स में चेंज करे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना। तो क्या होगा, किस तरह के डेटा को किस तरह के दूसरे डेटा टाइप में चेंज किया जा सकता है। देयर आर सम रूल्स, है ना। आप इंटीजर को आप डबल को इंटीजर में चेंज कर सकते हो या इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसमें जो भी रूल्स वहां पे आपने पढ़े होंगे सिमिलर कुछ कुछ ऐसा ही है। आप सीधे स्ट्रिंग को डबल में या डबल टू स्ट्रिंग नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्वांटिफायर्स के रूल है, ठीक है। और लास्ट टाइम के जो एग्जांपल्स देखे थे, दैट एग्जांपल वी हैव डिस्कस, एवरीवन लव्स समबडी, समबडी लव्स एवरीबॉडी, है ना। उस तरह के एग्जांपल्स को, तो कौन से फॉर्म्स, कौन से प्रेडिकेट एक दूसरे फॉर्म के प्रेडिकेट को आई मीन इन अ लार्जर पिक्चर वो आई मीन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका दो प्लेस प्रेडिकेट है ना, टू वेरिएबल प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक, और दोनों ही वेरिएबल्स में, यानी कि टू प्लेस में दो वेरिएबल होंगे, दोनों ही वेरिएबल्स के साथ अगर फॉर ऑल लगा हुआ है तो यू कैन स्वैप देम, ठीक है, यू कैन स्वैप देम। इट मींस इसके आगे प्रेडिकेट यहाँ पे कुछ भी होगा, पी, इसके आगे यहाँ पे प्रेडिकेट कुछ भी होगा, यू कैन सिंपली स्वैप द वेरिएबल्स। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ, लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। सपोज फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई, एल एक्स वाई, ठीक है। ये आपको लास्ट टाइम पे हमने एग्जांपल देखा था, एल एक्स वाई मीन्स एक्स लव्स वाई, ठीक है। एल एक्स वाई मीन्स एक्स लव वाई, ठीक है। तो हम इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी। तो इसका मतलब क्या है, एवरीबॉडी इज लव्ड बाई एवरीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे जो है, जब आपने वेरिएबल्स अलॉन्ग विद क्वांटिफायर्स जब आपने उनकी पोजीशन चेंज की, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस में, इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। बट ये अभी भी रिलेशन, दिस रिलेशन होल्ड्स गुड, है ना। एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी या एवरीबॉडी लव्ड बाय एवरीबॉडी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और दूसरे फॉर्म में चलते हैं। वर्स्ट केस में आपका क्या होगा, somebody loves somebody, है ना। अब आपने somebody मतलब एटलीस्ट वन एक्स लव्स एटलीस्ट वन वाई, है ना। तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो कि somebody या एटलीस्ट somebody loved by एटलीस्ट वन पर्सन या वन बडी, है ना। तो एवरी somebody loves somebody या somebody loved by somebody, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं। लेकिन जो थर्ड फॉर्म देखोगे, इसको जरा ध्यान से देखो। यहां पे कह रहे हैं कि एवरीबडी लव्स समबडी, ठीक है, और यहां पे कह रहे हैं कि समबडी लव्स बाय एवरीबडी। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? प्लीज आंसर। This predicate says, the first part, I mean LHS says everybody loves somebody, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि somebody loved by everybody। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? ओके, वेरी गुड, नो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि यू कांट चेंज वेरिएबल्स along with their quantifiers and put them in any order, है ना। उसके कुछ रूल्स हैं, और जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि किस फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो आप ये एल एक्स वाई वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, या इसके जगह पे आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो टू प्लेस प्रेडिकेट को बताने के लिए, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स हैं। आप एक यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टागन है या हेक्सागन है? एक दो तीन चार पाँच, हाँ ऑक्टागन है, ठीक है। तो ये आप ऑक्टागन याद कर लो,
ठीक है, याद क्या कर लो, मैं समझा देता हूँ। तो जैसा आपने देखा कि इधर हम एक्टिवाइज, इधर हम पैसिवाइज में जा रहे हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज चेंज होता जा रहा है, एक्टिवाइज पैसिवाइज चेंज होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो ये बोथ आर इक्विवेलेंट है ना, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ से आते हैं इधर, ठीक, और वही एल एक्स वाई वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि एवरी फॉर ऑल रिलेशन ऑल्सो कंटेन्स देयर एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन इन इट, है ना। मतलब अगर हम कहें कि फॉर ऑल, तो इन आई मीन इन शॉर्टर पिक्चर देयर एग्जिस्ट को भी वो करेगा, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, है ना। तो फॉर ऑल एक्स में एक्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए जो भी प्रेडिकेट है वो ट्रू होगा, बट अगर सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा तो एक एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल के अंदर ही देयर एग्जिस्ट आ जाता है। यानी कि अगर कहीं पे फॉर ऑल क्वांटिफिकेशन है तो आप उसको बिना सोचे समझे देयर एग्जिस्ट में भी रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये दोनों फॉर्म आपस में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। आप यू कैन पुट देम इन एनी ऑर्डर। नो सर, क्या भाई क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या ये एग्जांपल समझ में नहीं आया? हु सेज नो? क्या समझ में नहीं आएगा, प्लीज लेट मी नो। अरे भाई पूछो तो सही क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है? अनुज कुमार मिश्रा। ये आपने नो सर किस लिए लिखा है, समझ में नहीं आया या फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, जब आप टाइप करोगे तो मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, तो हम इसको अब जरा पैसिव वॉइस में लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एवरीबॉडी, हम एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि समबडी लव्स बाय एवरीबॉडी, लव्ड बाय एवरीबॉडी? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको अब इसको दूसरे फॉर्म में देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि समबडी लव्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, एवरीबॉडी लव्स समबडी। तो वो तार इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना, ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट है, ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट है, ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट है। और आपने देखा कि ये दोनों फॉर्म भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट यहां से यहां पे क्या हो रहा है कि हमने एक फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया है ना। तो एवरीबॉडी, यहाँ का मतलब क्या हुआ, एवरीबॉडी लव्स एवरीबॉडी, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि समबडी लव्ड बाय एवरीबॉडी। तो समबडी लव्ड बाय एवरीबॉडी ऊपर ही आपने देखा है, इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि एवरीबॉडी लव्स दैट समबडी, ठीक है। जो समबडी इज बीइंग लव्ड बाय एवरीबॉडी, वही वही आई मीन उसी को, आई मीन एवरीवन एल्स लव दैट समबडी, ठीक है। तो ये भी दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म हो गए। और और जब यहां से आप यहां का कन्वर्जन देखोगे तो ये कैसा है कि आपने एक और फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया, जो कि परफेक्टली वैलिड है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन ये यहाँ पे आप देखो कि आपने इनके वेरिएबल्स को भी स्वैप कर दिया, यानी कि जब चेंजेस हो रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस में आ गया। अब इसको जरा हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कैसे हो रहा है, ठीक। तो इसका मीनिंग देखो क्या है कि एवरीबॉडी लव्स समबडी, और इसका मतलब क्या है, समबडी लव्ड बाय समबडी, ठीक है, परफेक्टली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अच्छा, तो एक साइड का आपने पूरा ये कवर कर लिया, कैसे चीजें आई मीन डाइल्यूट हो रही हैं, वी कैन से वी हैव कवर्ड दिस। अब दूसरे साइड में आते हैं, आपको पता ही है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहां से यहां आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरीबॉडी लव्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों साइड में एवरीबडी है, बट यहाँ पे जब आप इसको फर्दर डाइल्यूट करोगे तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। मतलब अभी सॉरी, ये अभी एक्टिव वॉइस में पहले ही था, तो अब ये इसका इंग्लिश मीनिंग में ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। यानी कि देयर एग्जिस्ट, हमेशा ध्यान रखो जब भी फॉर ऑल लगेगा, जब भी फॉर ऑल में आप कन्वर्जन करोगे तो ये दूसरे साइड में होता है, ठीक है, या इस साइड में होगा, फिर आप उसको स्विच करोगे, ठीक। तो इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको अपने वही एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या क्या मतलब हुआ कि एवरीबडी लव्ड बाई एवरीबडी, और इसका मतलब क्या हुआ कि समबडी लव्स एवरीबडी। परफेक्टली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहां से यहां आते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि somebody loved by everybody, और यहाँ पे कह रहे हैं कि everybody loved by somebody, both are equivalent, एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस है। और यहाँ से फिर वही कहानी, यहाँ पे कह रहे हैं कि everybody loved by somebody, और यहाँ पे कह रहे हैं कि somebody loves somebody, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एरो को देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में जब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आई मीन रैंडमली कुछ भी आप स्वैप कर सकते हो मीनिंग के आधार पर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप देख पा रहे हो किसी एक सर्टेन फॉर्म को ही दूसरे सर्टेन फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास आपका कोई प्रेडिकेट लॉजिक है जिसमें आपने ये क्वांटिफायर्स यूज करे हैं, तो यहां से आप उसको और डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऊपर नहीं जा सकते, एरो सिंगल साइडेड है, ठीक। इसका मतलब अगर आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये है, आई मीन आपका कोई प्रेडिकेट है जिसमें वेरिएबल्स के लिए ये क्वांटिफायर यूज हुआ है, तो आप यहां से सिर्फ इधर जा सकते हो, यू कांट गो बैकवर्ड, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल है, और ऊपर जब भी एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा तो आप एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल में नहीं चेंज कर सकते, इट्स एन अदर वे अराउंड, है ना। तो ये आपके नियम है जिसमें आप क्वांटिफायर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपके पास उदाहरण है, वाली कंडीशन नहीं होगी, नहीं, नॉट 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 का कोई मतलब नहीं है, नॉट देखो, आप किसी के साथ भी, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इसमें नॉट की भी कंडीशन होगी, मींस हाँ, वो उसकी लॉजिक चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है, तो नॉट एवरीवन लव्स एवरीवन, है ना। तो जब आप इस फॉर्म को इधर चेंज करोगे तो आपने यहाँ पे फॉर एक्स वाले पोर्शन में नॉट लगाया हुआ, फॉर ऑल एक्स के साथ में, तो ये नॉट भी उठ के इधर चला आएगा, ठीक है। नॉट का लॉजिक चेंज नहीं होगा, जब भी नॉट आप लगा रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल और उसके क्वांटिफायर के लिए लगा रहे हो, तो क्वांटिफायर चेंज भी होगा लेकिन वेरिएबल पे नॉट अभी भी लगा रहेगा, तो आप उसको ऐसे ही मूवमेंट करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेट कार्डिनैलिटी और उनके बीच के रिलेशन जो है उनसे भी समझ सकते हो। तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई का मतलब क्या हुआ कि सबका एक दूसरे से रिलेशन है। अब ये जो है कन्वर्ट हो सकता है किसमें, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, है ना। अब कहने का मतलब ये पैसिव वॉइस में है, ये देयर एग्जिस्ट वाई है, और आपका फॉर ऑल एक्स। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है। इसके मैप नहीं बने हुए हैं, आई थिंक ये इसके मैप नहीं बने हुए हैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये सेट और उनके बीच के रिलेशन, इस लॉजिक को भी यूज करके आप इस ऑक्टेगन को वेरीफाई कर सकते हो। मीनवाइल हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लेट अस सी दैट। तो आपका ये पूछा गया कि कौन सा फॉर्म इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके सामने ही ऑक्टागन बना हुआ है, तो इसमें और ज़्यादा आपको कोई लॉजिक नहीं देखना है, ठीक है। तो आपने देखा, पहले वाले को देखते हैं, क्योंकि नॉट पूछा है तो हमें सारे आंसर वेरीफाई करने होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, और यहाँ पे इसका बताया गया है कि अच्छा, यहाँ पे आप इम्प्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो, है ना, एरो का मतलब हो गया इम्प्लीकेशन भी हो गया,
ठीक है, ये आपको गिवन है। और क्या ये चीज, आई मीन द कॉन्सिक्वेंस इज द कॉन्सिक्वेंस बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द एंटीसीडेंट, क्या ऐसा है? आप इसीलिए इसीलिए इस वेरिफिकेशन को आप इम्प्लीकेशन, लॉजिकल इम्प्लीकेशन के फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या ये इम्प्लीकेशन वैलिड है? लेट अस सी दैट। तो आपको पता है इधर दोनों तरफ फॉर ऑल एक्स, एलएचएस में फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई है, प्रेडिकेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमको देखना ही नहीं है। और आपको पता ही है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई से हम देयर एग्जिस्ट देयर वाई पे, देयर एग्जिस्ट वाई पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरचेंजेबल है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो दिस इज परफेक्टली वैलिड। पहला सही है, मतलब इट्स अ वैलिड। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई, कहाँ पे है? देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, ये रहा। ठीक है, और इससे बोल रहे हैं क्या हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, ये चीज आप यहाँ पे आ जाओगे और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो कोई इशू नहीं है, वी कैन गेट दैट। ठीक, तीसरे वाला जो कि नॉट वैलिड है, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, और ये अभी है देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स। ठीक है, इससे बोल रहे हैं कि हम फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई। हाँ, इससे तो हम ये फाइंड आउट कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, कहाँ गया? देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ये रहा। ठीक है, और इससे बोल रहे हैं कि क्या हम फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स पे आ सकते हैं, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर है, ये इधर है। आप बहुत ज़्यादा अगर आ सकते हो तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको रिवर्स एरो लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा पाथ ये हो गया कि आप इधर से इधर भी नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि एक तरफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और ऊपर दोनों ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इसका मतलब यहां से यहां आने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब नॉट वैलिड में यही एक्सप्रेशन, यही प्रेडिकेट आपका नॉट वैलिड हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई प्रेडिकेट है टी एक्स, एक्स इज अ टीचर, और टी एस वाई कह रहे हैं कि वाई इज अ स्टूडेंट, है ना? तो अब क्या कह रहे हैं, हमें एक प्रेडिकेट, आई मीन लॉजिक बताना है। एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जानबूझ के आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताया जा रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो, हर टीचर को सारे स्टूडेंट तो पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो इट आल्सो मेक सेंस कि भाई टीचर अपनी तरफ से जो भी है, अभी कोई बायस है नहीं है, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके मूल्यांकन हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं, क्राइटेरिया अलग अलग होता है। फीडबैक में किसी को अच्छा बोला जाएगा, लेकिन ये चीज आप हर टीचर के बारे में कह सकते हैं। हर टीचर, किसी ने एटलीस्ट वन स्टूडेंट को तो पसंद आएगा ही आएगा, है ना? तो ये लॉजिक दिया गया है। इसके लिए बताया गया है कि आपको प्रेडिकेट लॉजिक बताना है। तो आप कैसे इस चीज को कर सकते हो? देखो, पहली चीज, अगर आप एक्स को टीचर बना रहे हो और कह रहे हैं एवरी टीचर, तो इस एक्स के साथ में फॉर ऑल एक्स आएगा। ठीक है, तो ये ये और ये, अच्छा दोनों, आई मीन चारों उसमें आया हुआ है, तो यहाँ पे तो आपका काम नहीं बना। फिर दूसरा, सम स्टूडेंट, सम स्टूडेंट मतलब वाई, तो वाई में देयर एग्जिस्ट आएगा। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पे भी है, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे भी है, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे भी है, और देयर एग्जिस्ट वाई यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इससे तो आपका काम नहीं बना। आगे चलते हैं। अब लाइक वाली बात है। ठीक है, अब आप ये देखो कि एवरी टीचर इज लाइक्ड बाई, है ना? लाइक्ड बाई का मतलब क्या है कि ये चीज जो है वो पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। इंग्लिश जो है इसकी पैसिव वॉइस में है। तो फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स जो होगा वो आगे लगा होगा। ठीक है, लाइक्ड बाई है ना, और एक्स टीचर है, तो टीचर इज बीइंग लाइक्ड और एवरी टीचर इज बीइंग लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, तो फॉर ऑल एक्स डेफिनेटली आगे लगा होगा। तो ये कैंडिडेचर तो नहीं होगा, ये कैंडिडेट तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब चूंकि फॉर ऑल एक्स में फॉर यहाँ पे सॉरी एक्स टीचर है और इसके साथ में जो क्वांटिफायर लगा हुआ है वो है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ कि टीचर के बाद
अगर एक्स इज ए टीचर और लाइक जो है आप ऐसे प्रेडिकेट एज्यूम कर लो, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ही देना चाहिए था बट नहीं दिया है, तो लाइक आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि लाइक वाई एक्स मतलब वाई इज बीइंग लाइक्ड बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, तो जैसा आपको पहले बताया था, जो फर्स्ट क्वांटिफायर है वो आई मीन यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो उसके साथ में जो रिलेशन बनेगी वो इम्प्लीकेशन का बनेगा। आपको ये चीज बताई थी, एग्जिस्टेंशियल होता है यहाँ पे तो कंजंक्शन लगता, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका कैंडिडेट से बाहर हो गया, ठीक है, सी भी गया। अब आपके पास दो चीजें और बची हैं, ए और बी में से ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने टीचर तो बता दिया, इफ एक्स इज ए टीचर देन क्या होगा। अब देन में आप देखोगे कि एक क्वांटिफायर तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, दूसरा जो है वो स्टूडेंट के लिए यूज करना पड़ेगा, और स्टूडेंट आर सम, जो मेन आपका लॉजिक रिप्रेजेंट करना है बाई सम स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट के लिए आप क्वांटिफायर यूज कर सकते हो देयर एग्जिस्ट 5, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो आपका अब जो क्वांटिफायर यूज हो रहा है इमीडिएट लॉजिक के पहले, वो देयर एग्जिस्ट यूज हो रहा है, तो क्या इसके बाद जो रिलेशन आएगी कि इफ वाई इज ए स्टूडेंट एंड ही लाइक्स हिज टीचर या हिज टीचर लाइक्ड बाय वाई, तो क्या यहाँ पे कंजंक्शन लगेगा या इम्प्लीकेशन लगेगा, क्योंकि वाई के लिए क्या यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट। तो आप देयर एग्जिस्ट के साथ में इमीडिएट लॉजिक में आपको एंड रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगेगा या फिर कंजंक्शन लगेगा, आप ही लोग बताओ। कंजंक्शन, वेरी गुड, ठीक। तो आपका ये आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका ये आंसर सही है, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप कंजंक्शन का यूज करोगे, तो इससे आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि चूंकि टीचर क्या है, टीचर के साथ आपने क्वांटिफायर यूज किया एवरी, तो इसके बाद जो लॉजिक होगा एंड, अगर उसके साथ में कुछ एंड वाला लॉजिक यूज होता है तो उसके साथ में बट से हम डी ऑप्शन को ऑक्टागन के चेंज नहीं कर सकते, डी हाँ ये सही है। तो हाँ, अब ये कह रहे हैं कि क्या डी ऑप्शन ऑक्टागन के हिसाब से नहीं आ रहा है, क्या डी एक वैलिड ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन कैसे है कि चलो, यहाँ पे आपने बोला फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, कहाँ गए ऑक्टागन में, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, है ना। यहां से आप बोल रहे हो कि देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, कहाँ गए, हाँ एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीज आपकी पैसिव वॉइस में है, ठीक है, बीइंग लाइक्ड, यानी कि हम इस साइड में आएंगे, ठीक है। तो इस साइड में आएंगे तो कुछ नहीं होगा, एक्स का वाई और वाई का एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने टीचर बीइंग लाइक्ड, है ना, टीचर बीइंग लाइक्ड, ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल का एक्स इस केस में y है और आपके एग्जाम्पल का y इस केस में x है, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो कि क्या हम फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट y को चेंज कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल एक्स, यानी कि ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट y फॉर, सॉरी जस्ट, तो आपका ऊपर वाला फॉर्म यानी कि बी का फॉर्म ये रहा, ठीक है, बी का फॉर्म ये रहा, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। अब दूसरे साइड में क्या कह रहे हैं कि वाई जो है देयर एग्जिस्ट हो, वाई देयर एग्जिस्ट हो, और अगला वाला फॉर ऑल एक्स, यानी कि ये पार्ट, क्या आप पहले से दूसरे में जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, या मान लो अगर यही पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो वाइस वर्सा भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपका क्या होता, फॉर ऑल एक्स, ये वाला सर एग्जांपल, हाँ जी,
सर अभी आपने बताया कि जो फॉर ऑल एक्स को हम फॉर ऑल वाई ले रहे हैं ना सर ऑक्टागन के थ्रू, तो सर वो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा ना उसमें। डिडंट गेट, क्या बोला आपने? फॉर ऑल वाई, फिर से रिपीट करो सर क्वेश्चन। बी ऑप्शन में बोला जो फॉर ऑल एक्स हम ले रहे हैं वो ऑक्टागन में फॉर ऑल वाई ले रहे हैं हम बिकॉज ऑफ दिस ना, हमने पैसिव आपको वॉइस में। बताया, हाँ हम देखो, ये आप मैंने बताया ये एक्टिव वॉइस हो गया, और इसका इक्विवेलेंट यही चीज पैसिव वॉइस में हो गई। ठीक है, इतना यस मानते हो सर। ना? यहाँ पे क्या हुआ कि एवरी स्टूडेंट लाइक्स एवरी टीचर, और इसका मतलब क्या है कि एवरी टीचर लाइक्ड बाई एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो चूंकि आप पैसिव वॉइस में लेके चल रहे हो यस चीजों को, इसलिए इधर से देख सकते हो। मैं आपको एक्टिव वॉइस में ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो क्वांटिफायर है ये यहाँ पे प्रेडिकेट मेंशन नहीं है, तो रीजनिंग कुड बी अनदर वे अराउंड। ठीक है, दोनों साइड से हो सकती है। ठीक है, तो हम वही जानने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब हम डायरेक्टली लेके चलते हैं, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, यानी कि ये। ठीक है, और दूसरा आपका है देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स। क्या आप उल्टे साइड में जा सकते हो यहाँ से? नो सर। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आया कि डी क्यों नहीं हो सकता सही। यस सर। ठीक है, अगर थैंक यू यही सर। चीज डायरेक्ट लिखा होता ना तो हम कह सकते थे। अब डायरेक्ट में देखो, क्वांटिफायर्स को आप कितना भी अंदर लेके जा सकते हो, इस चीज को आप यहां भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यही चीज को जब यहां पे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट वाई। ठीक, और आप क्लियरली देख सकते हो कि B इज नॉट कन्वर्टेबल टू D, क्योंकि आपने मेन लॉजिक के हिसाब से देखा कि B ही हमारा जो सर्वथा उचित आंसर है, लेकिन आप ये भी देख पा रहे हो कि B से हम D में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इसके पीछे की लॉजिक होगी। ठीक है, अच्छा, और ये आपको आई मीन पहले डिस्कस हो ही चुका है कि ये जस्ट मोमेंट, टाइम गोइंग टू एक्सपायर, तो जल्दी से हम पहले चीज़ों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बचेगा तो विल नाउ द रिजल्ट्स, अनदर रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू सी। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव्स का यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स में एंड कनेक्टिव यूज हो रहा है। इसका इक्विवेलेंट क्या है कि हम, जैसे मैंने बताया, आप क्वांटिफायर्स को कहीं भी लेके अंदर बाहर कर सकते हो, क्वांटिफायर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स दोनों के लिए अप्लाइड था, तो आप दोनों को अलग अलग प्रेडिकेट में अप्लाई करके भी उनका ये चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सिंबल कंजंक्शन ही रहेगा, बस आप क्वांटिफायर को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अभी वो चीज आपने पूछ लिया, गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है, देयर एग्जिस्ट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्वांटिफायर्स कैन मूव, ब्रैकेट के अंदर भी वो जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम उसको स्किप करते हैं। अच्छा, सेकेंड फॉर्म, हाँ दो फॉर्म आपने देख लिए, तीसरा देखते हैं। थर्ड, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स डिसजंक्शन फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। अब अदर वे, इट कुड बी अनदर वे अराउंड, है ना, कि आपने इंडिविजुअल प्रेडिकेट पे क्वांटिफायर्स लगाए हुए हैं और उनके साथ में कोई ऑपरेशन है, तो अगर कोई क्वांटिफायर कॉमन है, ठीक है, कोई वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिफायर कॉमन है दोनों प्रेडिकेट में, तो आप उस वेरिएबल को बाहर भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे वही नॉर्मल कॉमन लेके जो आप मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर या गुणनखंड करते हो, ये वही कहानी यहाँ पे भी चलती है। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट, इन दोनों पे यहाँ पे साथ में आ रहा है, तो आप इसको अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सिंबल, ये कनेक्टिव चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो कॉमन क्वांटिफायर्स हैं वो अंदर जा सकते हैं दोनों पे, या दोनों में अगर वही चीज, वही क्वांटिफायर लगे हुए हैं तो वो आप बाहर ले सकते हो, लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि उसका मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया एक चीज आपको कि ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट लॉजिक, है ना, और ये आपका क्या हो गया, प्रोपोजिशनल लॉजिक। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में, पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि कैसे हम दो वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल का यूज करके, हमने बताया था कि आपका दो वेरिएबल का यूज करोगे तो आप और ज्यादा जनरलाइज प्रेडिकेट बना पाओगे, या आप उसमें एक ही वेरिएबल रखोगे तो दूसरा जो पार्ट है लॉजिक का उसको आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक में लेना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज हमने रेनिंग के बताई थी, दो एग्जांपल थे, सिंगल वेरिएबल प्रेडिकेट एंड टू वेरिएबल प्रेडिकेट, वहां पे आप जाके देखो। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि क्वांटिफायर जो होते हैं वो सिर्फ प्रेडिकेट लॉजिक में लगते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक में नहीं लगते। तो यहाँ पे आपका एक प्रोपोजिशन है और दूसरा प्रेडिकेट है, तो आप जब इसको अंदर मूव करोगे तो ये प्रेडिकेट पे ही अप्लाई होगा, प्रोपोजिशंस पे नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है। दूसरी चीज देयर एग्जिस्ट के साथ भी वही कहानी है। ठीक है, ये जो क्वांटिफायर वाले रूल है वो दोनों के साथ ही कॉमन है, यानी कि फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, ये आपका प्रोपोजिशन है और दूसरी साइड में यहाँ पे आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो जब आप इसको अंदर मूव करोगे तो प्रेडिकेट लॉजिक पे ही क्वांटिफायर अप्लाई होंगे, प्रोपोजिशंस को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मूविंग टू सम मोर रूल्स। 7th में क्या हो रहा है, 7th में क्या हो रहा है, फिर वही कहानी है, कंजंक्शन, वहां पे साइन चेंज थे, कंजंक्शन था, यहाँ पे डिस्जंक्शन था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंजंक्शन हो साइन या डिस्जंक्शन हो, अगर आप साइन चेंज नहीं कर रहे हो तो जो क्वांटिफायर है वो सिर्फ प्रेडिकेट्स पे अप्लाई होगा, प्रोपोजिशंस को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है, आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, अच्छा, इसमें जो प्रेडिकेट में चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, जब आप किसी लॉजिक को ऐसे लिख सकते हो तो उसको निगेशन ऑफ पी भी लिख सकते हो, या कंजंक्शन की जगह डिस्जंक्शन भी हो सकता है। तो जैसे ही निगेशन ऑफ पी डिस्जंक्शन क्यू एक्स हो गया, तो ये आपका ये इम्प्लीकेशन में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आपके पास जैसे ही इस तरह की चीजें हो, आप उसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले आप डायरेक्टली अगर सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या हम देर फॉर ऑल एक्स जो क्वांटिफायर है वो हम यहाँ पे मूव करके ला सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे एक आई मीन प्रोपोजिशन है और वो इम्प्लीकेशन में इन्वॉल्व है, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। बस अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस इम्प्लीकेशन को ब्रेक कर लो। ठीक है, और इसके रूल आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, ये पी आपका नॉर्मली बाहर आ जाएगा और ये क्यू एक्स अंदर चला जाएगा, तो आप ये काम अभी भी कर सकते हो। ठीक है, आपको पहले ही बताया क्वांटिफायर्स हमेशा प्रेडिकेट्स पे लगेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही इनकी कहानी है। तो इससे आपको दो नए रूल मिल गए, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल एक्स के इम्प्लीकेशन पे भी ये रूल अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है आपके पास और उसके बेसिस पे दो और। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपके शायद में पहले साइड में है और दूसरे साइड में प्रोपोजिशन है, तो वही कहानी है, आप इसको ब्रेक करो आई मीन निगेशन एंड डिस्जंक्शन फॉर्म में, इम्प्लीकेशन को ब्रेक करो डिस्जंक्शन में, और फिर वही रूल आप यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, और जैसा ही बताया, आप ये इस px को आपको डायरेक्ट अगर लिखना है तो क्या होगा, इस px को निगेटेड फॉर्म में नहीं लिखना है तो क्या होगा, आप निगेशन को यहां लेके आ सकते हो। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने, इसमें ट्रिक है थोड़ा सा, जैसे ही आपने इस इम्प्लीकेशन को इधर ब्रेक किया, ठीक है, तो आप ये चीज देखो, क्वांटिफायर बाहर लगा हुआ है लेकिन निगेशन जो है वो आपके प्रेडिकेट का हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, लेकिन क्वांटिफायर अभी भी बाहर है। अब आप चाहते हो कि क्वांटिफायर्स को, इस क्वांटिफायर को, इस पूरे px को एक साथ रखा जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफायर को भी अंदर ले जाना पड़ेगा। और क्वांटिफायर को अंदर ले जाने का मतलब क्या है, इस निगेशन साइन जो है ये पूरे पे बाहर आना चाहिए, इसका मतलब इस प्रेडिकेट को आपको फ्री करना चाहिए। और फ्री करने के लिए क्या होगा, इस निगेशन को आप आगे लेके जाओगे। आगे लेके जाने का मतलब क्या था कि ये निगेशन तो आगे आ जाएगा लेकिन ये क्वांटिफायर की वैल्यू को चेंज कर देगा, यानी कि पहले यूनिवर्सल था तो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल था तो यूनिवर्सल हो जाएगा। नॉर्मल जो निगेशन का रूल लगता है वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। निगेशन के रूल में मैंने बताया था, या तो आप निगेशन बाहर रख सकते हो क्वांटिफायर को चेंज करके, या फिर इस क्वांटिफायर को आप जो दूसरा क्वांटिफायर है यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसमें चेंज कर सकते हो, और इन दैट केस आप निगेशन साइन यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने दूसरा काम किया, हमने निगेशन साइन सबके बाहर लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो ये चीज कुछ इस तरह की होगी, निगेशन ऑफ दिस होल प्रेडिकेट डिसजंक्शन क्यू, और उसका दूसरा फॉर्म क्या होगा आपके सामने लिखा हुआ है, एक सिंपल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो
जब इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जब भी आपका पहला टर्म प्रेडिकेट होगा तो क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है वो सिर्फ प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट पे लगा हुआ है। क्वांटिफायर इस इम्प्लीकेशन से बाहर है, लेकिन जब आप क्वांटिफायर को उसके अंदर ले जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा। कब? जब आपका पहला टर्म जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, पहला टर्म अगर प्रोपोजिशन है तब तो चेंज नहीं होगा, बट पहला टर्म अगर प्रेडिकेट है तो क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा। वो आपने ऊपर देख लिया। ठीक है, इसी का अदर वे अराउंड, अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है तो जब आप इसको अंदर लेके आओगे तो ये फॉर ऑल हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई रॉकेट साइंस है, फिर भी अगर आप कोई जेन्युइन कंसर्न है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मीनवाइल हम अपने लास्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आपका एक एग्जांपल है, अ पर्सन एक्स कैन फूल सम पर्सन वाई एट टाइम टी। ठीक है, इट्स ए 3 वेरिएबल प्रेडिकेट। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक्स कैन फूल वाई, अ पर्सन एक्स कैन फूल अ पर्सन वाई एट सम टाइम टी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लॉजिक यूज कर सकते हो? फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट टी। ठीक है, एवरी पर्सन, या चूंकि यहाँ पे एवरी हिडन है, मैं जैसे मैंने बताया था एवरी कब कब हिडन होता है, तो अ पर्सन एक्स कैन फूल पर्सन वाई एट टाइम टी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ऑल पर्सन कैन फूल सम पर्सन एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, तो अब इसका क्या बोला गया है कि इसका निगेशन बताया गया। निगेशन क्या होगा? ठीक है, इनकेस डिस्कनेक्ट होता है तो आप रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसका निगेशन क्या होगा? इसका निगेशन क्या होगा? आप लोग खुद ही सॉल्व करके बताओ। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। दिस इज आवर लास्ट एग्जांपल। आप सॉल्व करके बताइए। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके निगेशन में